बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल की चौथी और आखिरी किस्त पेश खिदमत है। कैप्टन ने जहाज का रुख नवाब शाह की तरफ मोड़ दिया, लेकिन उनके लिए ये असाब तोड़ देने वाला लम्हा था, और ऐसे ही लम्हात के लिए पायलट्स को खुसूसी तरबियत दी जाती है। बहरहाल उस वक्त तक शायद इतना वो समझ गए थे कि जो कुछ भी गैर मामूली हुक्म है, इसकी वजह जहाज का सिर्फ एक ही मुसाफिर हो सकता है, यानी परवेज मुशर्रफ। उन्होंने परवेज मुशर्रफ के किसी साथी को कॉकपिट में बुलाया। परवेज मुशर्रफ के काबिल एतमाद एडीसी ब्रिगेडियर नदीम ताज कॉकपिट में आए। कैप्टन ने उन्हें सारी सूरत हाल बताई। उन्होंने फौरन पूछा, हमारे पास दीगर ऑप्शंस क्या क्या हैं? पायलट ने बताया कि जितना फ्यूल है, इस हिसाब से हम सिर्फ रहीम यार खान, ईरानी शहर बंदरबास या फिर भारतीय शहर अहमदाबाद ही उतर सकते हैं। नदीम ताज ने कहा, इंडियन ऑप्शन इज आउट। फिर नदीम ताज ने परवेज मुशर्रफ को इस सूरत हाल के बारे में बताया, तो वो भी कॉकपिट में आ गए। उसके बाद का सारा वाकया जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी किताब इन दी लाइन ऑफ फायर में तफसील से लिख चुके हैं। उनके मुताबिक जब उन्हें भी जहाज उतारने के 3 ऑप्शन बताए गए, तो उन्होंने अहमदाबाद के ऑप्शन पर कहा कि ओवर माई डेड बॉडी। इस दौरान ब्रिगेडियर नदीम ताज ने मोबाइल से जमीन पर किसी से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि जहाज के स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम से कंट्रोल टावर में राब्ता किया जाए। परवेज मुशर्रफ की खुशकिस्मती के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में इनके दोस्त जनरल इफ्तिखार जनरल उस्मानी के हुक्म पर पहुंच चुके थे और सूरत हाल को अपने काबू में कर चुके थे। उन्होंने इंचार्ज को हुक्म दिया कि फौरन जनरल मुशर्रफ से उनकी बात करवाई जाए, लेकिन उसी इंचार्ज को हुक्म था कि फ्लाइट से गैर मुतल्लक कोई भी बात नहीं होगी। इसलिए कंट्रोल टावर का इंचार्ज कुछ हिचकिचा रहा था। उसकी हिचकिचाहट उस वक्त दूर हुई जब मलिक इफ्तिखार ने अपना पिस्टल उसकी कनपट्टी से लगा दिया। कम्युनिकेशन ऑन हो चुकी थी। जनरल मुशर्रफ कॉकपिट में थे और जनरल इफ्तिखार उनसे बात कर रहे थे। जनरल मलिक इफ्तिखार ने अपने बॉस को इनकी रिटायरमेंट और जनरल जियाउद्दीन भट्ट की अपॉइंटमेंट की खबर जहाज में सुना दी। परवेज मुशर्रफ लिखते हैं कि उन्होंने जनरल इफ्तिखार की आवाज पहचान ली थी, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए अपने 2 पालतू कुत्तों के नाम पूछे। जनरल इफ्तिखार ने चट जवाब दिया कि सर डाट और बड्डी। ये नाम सुनकर परवेज मुशर्रफ ने सुकून का सांस लिया और पूछा, जनरल उस्मानी कहाँ हैं? जवाब दिया गया कि वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, सब कुछ कंट्रोल में है। आप इत्मीनान से कराची एयरपोर्ट पर ही लैंड कीजिए। जनरल मुशर्रफ ने राब्ता खत्म करने से पहले आर्डर दिया कि देखना कोई शख्स मुल्क से भागने ना पाए। पायलट कैप्टन सरवत को जनरल मुशर्रफ ने कराची एयरपोर्ट पर उतरने का हुक्म दिया। कैप्टन ने नवाब शाह जाते जाते जहाज को वापस कराची की तरफ मोड़ दिया। एयरपोर्ट के रनवे से 3 ट्रकों को हटाया जा चुका था। जहाज बहिफाजत जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर गया। ये वक्त था रात के 7:47 और जहाज में सिर्फ 420 सेकंड का फ्यूल बाकी था। एक सब्र आजमा इंतजार के बाद मुशर्रफ तैयारे से बाहर निकले, तो उन्हें रिसीव करने के लिए एक और कमांडर अपनी पूरी मुसल्लह फौज के साथ मौजूद थे। जनरल मुशर्रफ चूंकि जहाज में थे, इसलिए वो पूरी तरह नहीं जानते थे कि जो लोग उन्हें लेने आए हैं उनके इरादे क्या हैं, क्योंकि टेक्निकली तो वो रिटायर किए जा चुके थे। उन्होंने आंखों में सवाल लिए जनरल मुज़फ्फर उस्मानी की तरफ देखा, तो जनरल उस्मानी ने कहा, सर मुझे आपको गिरफ्तार करने का आर्डर मिला है। जनरल मुशर्रफ परेशान हो गए। इतने में उनकी नजर बेख्तियार उस गाड़ी पर पड़ी जो उन्हें ले जाने के लिए खड़ी की गई थी। उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का झंडा लहरा रहा था। परवेज मुशर्रफ जनरल परवेज मुशर्रफ ही थे। चुनांचे वो मुतमिन होकर मुस्कुराए। जनरल उस्मानी भी मुस्कुराए और दोनों 5 कोर हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गए। कोर कमांडर कराची जनरल उस्मानी फौजी बगावत के एक हिस्से को कामयाब कर चुके थे, जबकि दूसरा हिस्सा रावलपिंडी में 111 ब्रिगेड मुकम्मल कर रहा था। उसी ब्रिगेड के कर्नल शाहद अली, जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी पीएम हाउस की हिफाजत थी, अपनी सवा के साथ वजीर आजम हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। उनके आने से पहले 111 ब्रिगेड के एक मेजर वजीर आजम हाउस को सील कर चुके थे। कर्नल शाहिद मुसल्लह फोर्स के साथ वजीर आजम हाउस पहुंचे, तो उन्हें पीएम हाउस के गार्ड्स ने अंदर आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन फौजी जवानों की बड़ी तादाद और असला देखकर उन्होंने हथियार डाल दिए। कर्नल शाहद के हुक्म पर उन्हें आर्जी तौर पर हिरासत में लेकर एक तरफ बैठा दिया गया। उसके बाद कर्नल शाहिद वजीर आजम हाउस में दाखिल हुए। यहां बरामदे में नए आर्मी चीफ जियाउद्दीन और नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अकरम मौजूद थे। पीएम हाउस के अंदर पीएम हाउस के दीगर गार्ड्स और इलीट फोर्स के कमांडर भी मौजूद थे। जनरल अकरम ने कर्नल शाहद को अंदर आते देखा तो कहा, क्या तुम नहीं जानते कि वजीर आजम हाउस की एक इज्जत एक तकद्दस होता है? बंद करो ये सब कुछ। कर्नल ने जवाब दिया कि सर मुझे अपने कमांडर की तरफ से आर्डर्स हैं, आप उनसे बात कर लें।
कर्नल शाहद के कमांडर थे 111 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर सलाहुद्दीन सती और ब्रिगेडियर सती के कमांडर थे जनरल महमूद। कर्नल शाहद ने ब्रिगेडियर सती से काल मिलाकर जनरल अकरम को फोन थमा दिया। जनरल अकरम ने ब्रिगेडियर सती से कहा कि मैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अकरम बोल रहा हूं, कल आर्मी चीफ गार्ड ऑफ ऑनर लेंगे लेकिन वो परेड रिव्यू नहीं करेंगे। ब्रिगेडियर सती ने सुना और कहा यस सर। फिर उन्होंने जनरल अकरम का पैगाम अपने कमांडर जनरल महमूद को दिया तो जनरल महमूद का जवाब था उसे कहो भूल जाए। जनरल अकरम तक शायद यह जुमला नहीं पहुंचा था, लेकिन इस दौरान जनरल जियाउद्दीन मुसलसल फोन पर मसरूफ थे और वो मुख्तलिफ ऑफिसर्स को ऑर्डर्स भी दे रहे थे और बकौल जनरल मुशर्रफ मुबारकबाद भी वसूल कर रहे थे। इतने में पीएम हाउस में 111 ब्रिगेड से 25 फौजी जवानों की मजीद कुमक पहुंच चुकी थी। कर्नल शाहद ने फौरी डिप्लॉयमेंट के ऑर्डर दिए और कहा कि वो एक्शन के लिए तैयार रहें। अब वज़ीर आज़म के दो गार्ड्स जो कमांडोज थे उन्होंने साइड बदल ली, वो हथियार फेंककर कर्नल शाहद के साथ खड़े हो गए। फिर जनरल जियाउद्दीन के गार्ड्स भी हथियार रखकर एक तरफ हो गए। ये सब होते देखकर कर्नल शाहद ने जनरल जियाउद्दीन से फोन छीन लिया। कर्नल शाहद अली ने अब जनरल जियाउद्दीन और जनरल अकरम को ऑर्डर दिया कि वो बरामदे से अंदर पीएम हाउस चले जाएं, क्योंकि उनके कमांडर के हुक्म पर सबको हिरासत में ले लिया गया था। जनरल जियाउद्दीन और जनरल अकरम वज़ीर आज़म हाउस के प्राइवेट रूम में आए तो यहां भी टेंशन बहुत बढ़ चुकी थी। कमरे में इन दोनों के अलावा वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जवेद इकबाल भी थे, जबकि वज़ीर आज़म के पास उनके भाई शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज और सैफरमान मौजूद थे। चौधरी निसार अली खान माहौल देखते हुए पहले ही पीएम हाउस से निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा फिर खुला और जनरल महमूद और वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल औरंगजेब 24-25 जवानों के साथ अंदर दाखिल हो गए। शहबाज शरीफ उन्हें देखते ही बोले, ये सब वज़ीर आज़म का प्राइवेट रूम है, यहां ये सब नहीं आ सकते। जनरल महमूद ने जवानों को बाहर जाने का इशारा किया और वज़ीर आज़म की तरफ देखकर कहा, सर ये आपने क्या कर दिया? वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने जो किया वो आइन और कानून के मुताबिक मेरा हक था। जनरल महमूद का जवाब था, आइन और कानून क्या है ये अब हम देखेंगे, लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि मुझे ये दिन ना देखना पड़े। रात के 8 बज चुके थे और फौजी बगावत कामयाब हो चुकी थी। जनरल महमूद और जनरल औरंगजेब ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को बाहर खड़ी मर्सिडीज में बैठाया और 10 कोर ले गए। नवाज शरीफ को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रात के फिर जनरल महमूद और जनरल औरंगजेब उनके पास आए और कहा कि आप असम्बलियां तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दें। नवाज शरीफ कहते हैं कि इनका जवाब था ओवर माई डेड बॉडी। इस पर उन्हें धमकी दी गई कि अब आपसे बदला लिया जाएगा। उस वक्त वहां और कोई मौजूद नहीं था, इसलिए इस आपस की गुफ्तगू की तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकती। फौजी बगावत कामयाब हो चुकी थी, लेकिन एक डिनर अभी बाकी था। सदर पाकिस्तान रफीक तारड़, वही जिन्हें नवाज शरीफ ने फारूक लगारी को हटाकर सदर बनाया था, गवर्नर सिंध ममनून हुसैन के साथ पहले से ही एक डिनर तय कर चुके थे। ठीक 12 अक्टूबर की रात ममनून हुसैन ने सदर रफीक तारड़ को फोन किया और पूछा कि आर्मी टेक ओवर कर चुकी है, क्या भी पार्टी होगी? जवाब था, हाँ पार्टी होगी, और पार्टी हुई। अब वो जनरल परवेज मुशर्रफ, जिनको कल तक अपने मुल्क में उतरने की इजाजत तक नहीं थी, आज पाकिस्तान के स्याह सफेद के मालिक बन चुके थे। इसके साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली मजीद वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।